हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अरीना। तो फिर से आपका स्वागत है स्टडी से रिलेटेड इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ स्टडी से रिलेटेड आपको डेली वीडियोस मिलते रहती हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 11th का यूनिट 1, ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। समुच्चय होता क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसका बेसिक चीज़ें जानेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे आपको बोर लगे। इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, क्या क्या होते हैं समुच्चय में, वो सब के बारे में थोड़ा डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो ये समुच्चय है, जो सिद्धांत निकला, समुच्चय जो सिद्धांत था, उसके जनक जो है माने जाते हैं जॉर्ज कैंटर, ठीक है। ये जो थे जर्मन के थे और महान गणितज्ञ थे। इन्हें ही समुच्चय सिद्धांत का जनक कहा जाता है। हम जीवन में प्रतिदिन हम अनेक प्रकार के समूह, झुंड, टीम आदि बारे में चर्चा कर देते हैं ना। हम जीवन प्रतिदिन किसी समूह के बारे में, झुंड के बारे में, टीम के बारे में आदि की चर्चा करते रहते हैं। गणित में भी यह चर्चा विद्यमान है, ठीक है। जॉर्ज कैंटर का जो त्रिकोणमिति श्रेणी के अध्ययन के दौरान, जो जॉर्ज कैंटर थे, अपने त्रिकोणमिति श्रेणी के अध्ययन के दौरान समुच्चय को जाना हो। अपने वो त्रिकोणमिति सिद्धांत पढ़ रहे थे, तब उन्हें समुच्चय का ज्ञात हुआ, ठीक है। और उन्हीं ने इसको सिद्धांत आगे पढ़ा और उसके बाद किया, ठीक है। इसलिए इन्हें जॉर्ज कैंटर को सिद्धांत का कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ ये समुच्चय होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखा है समुच्चय का। समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, अर्थात जो पहले से ही सत्य है, जो पहले से ही सुपरिभाषित है, मतलब पहले से ही परिभाषित है, उन्हीं को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे भारत के प्रदेशों, वो पहले से परिभाषित। जैसे ले लीजिए मुंबई, मुंबई कोई स्टेट थोड़ी है, राज्य थोड़ी है, तो समुच्चय में नहीं आएगा। समुच्चय रहता है कुछ समूहों में, जो रहता है समूह में, उन्हें हम समुच्चय कहते हैं। समूहों में जो रहेगा उसे समुच्चय, वो भी सुपरिभाषित होगा तब, ठीक है। समुच्चय होगा और वो भी सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल है, हाँ एग्जांपल मिल गया मेरे को। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया हूँ अंग्रेजी स्वरों का संग्रह। मतलब अंग्रेजी स्वरों का संग्रह एक प्रकार का सेट है। कैसे? क्योंकि अंग्रेजी स्वरों का संग्रह में केवल ए, ई, आई, ओ, यू ही आते हैं। इसके अलावा कोई स्वर नहीं होता अंग्रेजी में, है ना। तो मतलब ये पहले से ही परिभाषित है, सुपरिभाषित है, मतलब इनके अलावा कोई स्वर नहीं, मतलब ये एकदम राइट है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक समुच्चय है, स्वरों का समुच्चय, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अब लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या जो है एक से लेकर आपके अनंत तक होते हैं, तो वह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा, है ना। ये तो हो गई समुच्चय की बात। मतलब जो एकदम राइट है ना, उसे ही आप समुच्चय कह लेंगे। जैसे कि आप सभी 11th वाली इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मैं कहूँगा आप सभी 10th हैं, तब आप 10th स्टूडेंट समूह कहलाओगे, सेट कहलाओगे। जो 10वीं पास नहीं होगा वह 11th नहीं पढ़ सकता, तो वह सेट में नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि
इस 11th क्लास में स्मार्ट स्टूडेंट की का समुच्चय ये एक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, समुच्चय में नहीं है। परिभाषित होगा वही समुच्चय में आएगा। जब सभी 10th पास आउट हो तो वह समुच्चय होगा, क्योंकि वो परिभाषित है। आप लोग 10th पास आउट होकर ही 11th में आए है ना। तो ये सब समुच्चय टॉपिक है, इसलिए आप एंजॉय करिए, आराम से समझने का ट्राई करिए, है ना। तो ये तो होगा समुच्चय। और असमुच्चय क्या होता है? समुच्चय जैसे एग्जाम्पल नंबर लेते हैं। बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, क्या यह सेट में आएगा? क्या यह समुच्चय में आएगा? जी नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में जो लोकप्रिय फिल्में हैं सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि समुच्चय में हमने देखा अंग्रेजी स्वरों का संग्रह AEIOU, ये सभी के लिए यही होगी अंग्रेजी स्वरों का अंग्रेजी स्वर। AEIOU के अलावा कोई अंग्रेजी स्वर होता नहीं है। लेकिन बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में सभी के लिए अलग अलग हो सकती हैं, है ना। बहुतों के लिए अलग अलग हो सकती है ना। इस प्रकार यह समुच्चय नहीं कहलाएगा, असमुच्चय बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इसे समुच्चय कहा जा सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह। विश्व की लड़कियों का समूह, तो विश्व में सभी सुंदर नारी नहीं है, नहीं सभी सुंदर हैं, कोई सुंदर नहीं है, सभी प्रकार से मिक्स है इस संसार में, विश्व में। तो इसे आप समूह नहीं कह सकते, है ना। ठीक है, ये तो हो गया समूह की बात। अब इस समूहों को निरूपित करना, रिप्रेजेंटेटिव करना किस प्रकार किया जाता है? इसके दो रूप हैं। एक होता है रोस्टर, चलिए छोड़िए इसे ज़्यादा नहीं उतना ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ये समुच्चय है या समुच्चय नहीं। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसके क्वेश्चन मैंने अभी जो बताया उतना याद रख लीजिए, बहुत है आपके लिए। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय किसे कहते हैं, बस इसे याद रखिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय अब क्या होता है थोड़ा देख ले। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। माना A तथा B दो समुच्चय हैं। ठीक है, हमने मान लिया A और B दो समुच्चय हैं, तब समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं। माना A तथा B दो समुच्चय हैं, तब समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं यदि, कब कहेंगे, यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो। डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है देख लीजिए। माना A तथा B दो समुच्चय है बोल रहा है ना। माना A और B दो समुच्चय है, तो हम समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहेंगे। समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहेंगे। कब कहेंगे?
जब जो ए के जो जितने भी अवयव है, जितने भी उसमें संख्या हैं, वह B में भी होंगे, तब हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए माना हमने ए बराबर है आपका 1 2 3 और बी बराबर है आपका 1 3 4 5। देखिए यहाँ पर ए में 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है ना। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ए को बी का उपसमुच्चय कब कहेंगे, जब ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ए में क्या क्या है 1 2 3, बी में भी 1 2 3 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए ऐसे लिख सकते हैं। यह है उपसमुच्चय का चिन्ह होता है। उपसमुच्चय को आप इस प्रकार से दर्शाते हैं, इस प्रकार से आपको, मतलब ए जो है बी का उपसमुच्चय है, या तो आप सिर्फ इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का उपसमुच्चय है। क्या बी का उपसमुच्चय है, बी का ए में समुच्चय होने के लिए चाहिए बी का सभी अवयव ए में होना चाहिए, तभी बी जो है ए का उपसमुच्चय कहलाएगा। बी का क्या सभी अवयव 1 2 3 4 5 ए में है, नहीं है। 1 2 3 तो है लेकिन 4 5 नहीं है, इसलिए बी जो है ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको, पूरा क्लियर हो जाएगा उपसमुच्चय होता क्या है। चलिए मैंने एक और एग्जांपल लिया। ए के जो अवयव हैं 3 4 5 है, बी के अवयव है 5 3 4। तो क्या आप बता सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय होगा कि नहीं। ए को बी का उपसमुच्चय होने के लिए ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। क्या ए के सभी अवयव 4 5 में हैं, 3 4 5? जी बिल्कुल है। तो ए जो है बी का उपसमुच्चय होगा। क्या बी ए का उपसमुच्चय होगा, यह होने के लिए बी का सभी अवयव ए में होना चाहिए। तो 5 3 4 3 4 5, जी हाँ बी भी है ए का उपसमुच्चय। ठीक है, ए बी का भी उपसमुच्चय, बी ए का भी उपसमुच्चय है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्या ए खुद का उपसमुच्चय होगा, ए खुद का उपसमुच्चय कहलाएगा? जी बिल्कुल कहलाएगा। ए के सभी अवयव ए में तो होंगे ही ना, ए के समूह ए में तो होंगे, तो मतलब ए जो होता है स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यह कभी कभी आपको एक वाले क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए आपको नोट लिख लीजिए, इसे नोट करके लिख लीजिए। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय, प्रत्येक समुच्चय होता है स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें तो ए बराबर 1 2 3 है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए जो है स्वयं का उपसमुच्चय होगा। ए के सभी अवयव ए में हैं, तो इसलिए हम ए को सभी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके बुक में इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं जिनका सॉल्यूशन थोड़ा इजी तो रहता है पर बच्चे कर नहीं पाते। ठीक है, यहाँ लिखा गया है समीकरण x का वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं रोस्टर रूप भी। ठीक है, चलिए हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल लिखते हैं, दिया है
दिया है, क्या दिया गया है हमारे पास, समीकरण दिया गया है एक्स वर्ग धन एक्स ऋण 2 बराबर 0। आपको समीकरण हल करना आता होगा। एक्स का वर्ग ये दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, ऋण 2 आ गया, ऋण 2 आया है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, 2x ऋण x, इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, ऋण 2 बराबर 0। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो इस प्रकार से आता नहीं है तो क्लास 10th में मैंने आपको बताया है, क्लास 10 की आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। यदि आपको नहीं आता है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हमने इस प्रकार से तोड़ा, गुणनखंड विधि बोलते हैं इसे। एक्स वर्ग धन 2x माइनस एक्स माइनस 2। अब इसमें से हम कुछ उभयनिष्ठ लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, चलिए एक्स उभयनिष्ठ लेते हैं। एक्स उभयनिष्ठ लिया तो क्या बचा, यहाँ सिर्फ एक एक्स बचा, यहाँ एक्स उभयनिष्ठ ले लिया तो एक्स गायब, सिर्फ 2 बचा। और ऋण 1 को उभयनिष्ठ लिया तो जो यहाँ रहता है उसे ही हम यहाँ लिख देते हैं, एक्स धन 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, एक्स ऋण 1 एक्स धन 2 बराबर 0 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 और ऋण 2। ठीक है, हमारे पास x के क्या मान आ गए, 1 और ऋण 2। आपने ऐसे क्लास 10 में हल किया होगा है ना। तो समुच्चय को रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, तो चलिए मैं बता देता हूँ समुच्चय को रोस्टर। इतना तो आपको करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आपको इतना हल करना है, फिर लिखना है समुच्चय, समुच्चय का रोस्टर रूप, समुच्चय का रोस्टर रूप a बराबर 1 और ऋण 2। ठीक है, समुच्चय का रोस्टर रूप लिखेंगे, फिर a लिख देंगे और 1 और ऋण 2 करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल था। x की जगह हमने क्या किया, a लिख दिया बस, और रोस्टर रूप में आपको कोष्टक में लिख देना है, उसे हम रोस्टर रूप कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रोस्टर रूप। अब एक होता है समुच्चय का निर्माण रूप, ये क्या होता है, इन्हें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली की ओर। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों का निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय का हमने रोस्टर रूप देखा, अब होता है फिर हम देखना है निर्माण रूप कैसे करते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है, a बराबर दिया गया है 3 6 9 12। ठीक है, इसे में तो मतलब आप इस प्रकार देते हैं। ये पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, 3 6 9 12। इसको हम निर्माण रूप में मतलब निर्माण रूप का अर्थ होता है नहीं, थोड़ा शब्दों के रूप में लिखना। जैसे यहाँ लिख दे हम एक्स एक्स लिखते हैं, हम नहीं जान रहे तो यहाँ पर एक्स एक्स लिख दे रहते हैं। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है जैसे पी यू बी, लेकिन अब जब तक नहीं लिखते हैं तब आपको एक्स लिखना है। और ये क्या है, प्राकृत है ना, एक से लेकर पूरा अनंत तक की प्राकृत संख्याएं होती है। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं और साथ में क्या है, वही आपको इनके बारे में विस्तार पूर्वक तो नहीं लिखना है, जो भी आप जानते हैं इनके बारे में आप लिख लीजिए। इसे हम निर्माण रूप कहते हैं। x अनुपात, एक अनुपात नहीं है एक्चुअली, पर ऐसे एज्यूम करने के लिए आप अनुपात लिख सकते हैं। x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणक है और जो x है वह लेस देन 15 है, मतलब x का जो मान है 15 के नीचे ही है, 15 से ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हमने ये जो है रोस्टर रूप में लिखा गया है 3 6 9 12, लेकिन हम इसे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, x एक ऐसा प्राकृत संख्या है जो कि 3 का गुणक है, 3 से गुणा हो रहा है, लेकिन वह 15 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, x एक प्राकृत संख्या है जो कि 3 का गुणक है और x जो है 15 से कम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, बी जो था वह था 1 4 9 16 25। ठीक है, ये आपका बी दिया गया है।
इसे हम यदि लिखें तो a बराबर होगा वही x, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। और साथ ही साथ क्या देख सकते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, पहला क्वेश्चन में ये तो दिख रहा था हमें 3 का गुणा है। दूसरा क्वेश्चन में कुछ क्या क्या दिख रहा है आपको, यह 1 का वर्ग है, यह 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। यह एक प्राकृत संख्या तो है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। यह एक प्राकृत संख्या का वर्ग, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है जो कि अनंत तक जाएगा। यहाँ 25 के बाद डैश 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 जो कि अनंत तक जाएगा वो लिखा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। हम इसे अब क्या समझ जाएंगे कि यह एक प्राकृत संख्या तो है लेकिन उनका वर्ग है। प्राकृत संख्या में क्या आता है, 1 आता है, 1 का वर्ग 1, 2 आता है, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 आते हैं, 3 का वर्ग हो गया 9। इस प्रकार से हम जान जाएंगे कि ये प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। मतलब आप समुच्चय को ये लिखने का तरीका देख रहे हैं किस प्रकार से लिखा जाता है। एक रोस्टर रूप होता है जो ये है, एक जो होता है निर्माण रूप जो कि ये है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था सी, वो था 2 4 6 डैश डैश डैश, मतलब आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, इसे हम लिखेंगे निर्माण रूप में तो क्या हो जाएगा, x x। ये क्या है, ये प्राकृत संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है। यह एक समप्राकृत संख्या है। ठीक है, यह एक समप्राकृत संख्या है क्योंकि इसमें विषम प्राकृत संख्या नहीं है। इसे हम केवल प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे, इसे हम समप्राकृत संख्या कहते हैं क्योंकि 2 4 6 आगे बढ़ते जा रहा है, केवल सम संख्याओं में भी बढ़ेगा तो उसे हम बोलेंगे समप्राकृत संख्या। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा कि आप समुच्चय को किस प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हो गया रोस्टर रूप जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था, ये हो गया निर्माण रूप। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाया जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं 2 क्वेश्चन और बताता हूँ जिससे आप जो ये 2 क्वेश्चन और बताता हूँ जिसको आप ये इस निर्माण रूप को आप रोस्टर रूप में जान पाएंगे कि नहीं। ठीक है, मैं अभी निर्माण रूप लिखूंगा, आपको उसका रोस्टर रूप बतलाना है। ठीक है, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया a बराबर x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसे आप रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे। रोस्टर रूप में हम लिख सकेंगे इसको a बराबर एक विषम प्राकृत संख्या, तो केवल विषम प्राकृत संख्याएं होंगी, जैसे कि ये डैश डैश इस तरफ बढ़ते जाएगा पूरा अनंत तक। ठीक है, तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया है a बराबर x लॉयल शब्द का एक अक्षर है ना। एक अक्षर मतलब केवल एक ही अक्षर है, सभी का एक एक अक्षर है, अर्थात कहना चाह रहा है a बराबर है l है, o है, y है, a है। सिर्फ l o y a है क्योंकि केवल एक अक्षर है बोल रहा है, तो l जो है 2 बार है, इसलिए हम 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल 1 बार लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर एक अक्षर है करके लिखा गया है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये रोस्टर रूप, निर्माण रूप, समुच्चय, उप समुच्चय क्या होता है ये सब समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, तो आज मैंने बताया आपको सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है आपको, और अगले पार्ट इस वीडियो के मतलब इस चैप्टर के अगले पार्ट से मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी आपको सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है क्योंकि इस बेसिक आप जब तक नहीं जानेंगे तो आप समुच्चय नहीं पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो अब मैं समुच्चय बता दिया, उप समुच्चय बता दिया, कुछ समुच्चय लिखना बता दिया कैसे लिखा जाता है रोस्टर रूप में, निर्माण रूप में। अब मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ ये समुच्चयों के प्रकार बताना चाहता हूँ, मैं समुच्चयों के प्रकार बताएंगे। ठीक है, तो चलिए समुच्चय का प्रकार लिख लेते हैं।
चलिए, समुच्चय का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहला समुच्चय आता है एकल समुच्चय। समुच्चय क्या है? वह समुच्चय, समुच्चय आप भी साथ साथ लिख सकते हैं कि को पॉज करके बढ़ाकर, ठीक है। समुच्चय केवल एक ही अवयव होता है, एक ही अवयव, समुच्चय में केवल एक ही अवयव होता है, जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है वो समुच्चय केवल एक ही अवयव होगा, उस समुच्चय को हम क्या है कहेंगे? एकल समुच्चय। एकल नाम से स्पष्ट है, एक है ना। तो उदाहरण क्या होगा इसका? उदाहरण देखेंगे तो पहला होगा 3, a बराबर 3 ले लो। सिर्फ एक ही अवयव है a में, तो यह एकल समुच्चय का उदाहरण है। एक उदाहरण है भारत के प्रधान मंत्रियों का समुच्चय। भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय भी एक ही होगा, क्योंकि भारत के तो एक ही प्रधानमंत्री है ना, बहुत सारे प्रधानमंत्री थोड़ी है। तो यह भी एकल समुच्चय में आएगा। दूसरा समुच्चय होता है रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय के बारे में थोड़ा देखते हैं। दूसरा रिक्त समुच्चय, ये रिक्त यानी क्या होता है? खाली होना ही है इसका मीनिंग भी। वह समुच्चय, वह समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कह देंगे, मतलब जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कह लेते हैं। और रिक्त समुच्चय को हम एक एग्जाम्पल लिखें तो उदाहरण के लिए हम लेते हैं क्लास 10th और क्लास 11th। क्लास 10th और क्लास 11th दोनों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का समुच्चय। क्या ऐसा हो सकता है? क्लास 10th में भी आप पढ़ रहे हो क्या, और क्लास 10th के बाद क्लास 11th में भी आप पढ़ रहे हो एक साथ? क्या आप ऐसा हो सकता है एक साथ आप दोनों क्लास में पढ़ रहे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। और रिक्त समुच्चय को जो दर्शाते हैं वह होता है फाई। रिक्त समुच्चय को हम फाई से दर्शाते हैं, या आप ऐसा लिख देंगे डायरेक्ट ब्रैकेट में कुछ भी नहीं रहेगा तो उसे हम रिक्त समुच्चय है ना, रिक्त समुच्चय कहेंगे। या तो खाली रहेगा या तो अंदर में फाई रहेगा, या ऐसे ही नॉर्मल भी आप फाई लिख देंगे ना तो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब होता है तीसरा जो समुच्चय है वो है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा एक समुच्चय जो परिमित संख्याओं के अवयव रखता है, ऐसा समुच्चय
चलिए मैं डेफिनेशन आपको लिख लेता हूँ। परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जो परिमित संख्याओं में अवयव रखता हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। मतलब एक फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, इतना ही होंगे, मतलब इतना ही। ऐसे कि उदाहरण के लिए ऐसा समुच्चय जो परिमित संख्याओं में अवयवों को रखता है उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में स्वरों के जो समुच्चय हैं, जो संग्रह है, जैसे कि अंग्रेजी में सिर्फ परिमित ही रहेंगे, फिक्स ही है, पहले से ही निश्चित है। ए ई आई ओ यू ही अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है, मतलब एक निश्चित राशि है, तो उसे हम बोलते हैं परिमित। परिमित है तो अपरिमित होना भी चाहिए। तो अगला जो समुच्चय टाइप है वह है अपरिमित समुच्चय। अगला जो समुच्चय है अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में क्या होता था, ऐसा समुच्चय जो परिमित अवयव रखता था उसे हम परिमित समुच्चय कहते थे। यह जस्ट उसका उल्टा होता है। एक समुच्चय जो अपरिमित संख्या के अवयवों को रखता है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण क्या होंगे, आसमान में तारों का समुच्चय, जो आसमान है उसमें तारों का समुच्चय अनगिनत है, अपरिमित है, इसे हम अपरिमित समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं हम, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी अनंत है, अपरिमित है, 1 2 3 4 5 तक पूरा अनंत तक जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वह भी क्या होता है, 1 2 3 डैश 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 करके पूरा अनंत तक जाता है। तो यह भी एक अपरिमित समुच्चय का एक उदाहरण है ना। ठीक है, और एक समुच्चय होता है समान समुच्चय। समान समुच्चय में क्या कहलाता है, समान समुच्चय क्या होता है, मतलब ए में जो अगला समुच्चय मैं ऐसे ही बता देता हूँ, डेफिनेशन नहीं, बिना डेफिनेशन का समझ लीजिए। समान समुच्चय, समान समुच्चय में क्या होता है, जैसे मान ले कोई समुच्चय ए है, इसमें अवयव है 1 3 5 7, तो बी में भी वही होंगे। ठीक है, बी में भी वही होंगे, 5 7 1 3, तो इसे हम बोलेंगे समान समुच्चय। ठीक है, आप इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बताया। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने बात होगी, क्योंकि ए के जो सभी अवयव हैं बी में हैं और बी के सभी अवयव ए में हैं, तो ये क्या होता है, ए जो है बी का उप समुच्चय है और बी जो है ए का उप समुच्चय है। यहाँ पर उप समुच्चय का भी टॉपिक आ गया, मैंने आपको उप समुच्चय बताया। उप समुच्चय क्या होता है, यदि ए और बी दो कोई समुच्चय हैं तो ए के सभी अवयव बी में होंगे, तो ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे, और बी के सभी अवयव ए में होंगे तो उसे हम बी का उप समुच्चय ए कहेंगे, है ना। ये सब बताया था। तो इस प्रकार से आप समुच्चय के टाइप जान गए हैं, है ना। तो इसे हम समुच्चय का थोड़ा जो बेसिक नॉलेज है यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम और कुछ थोड़े से जानकारी और कुछ क्वेश्चंस लेंगे। इस यहाँ तक ही था आज की जानकारी, इतना आपको बेसिक जानना चाहिए। फिर आगे जो इनके आगे के क्वेश्चंस, आगे के टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, वो थोड़े इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप इन सभी को नहीं जानेंगे तो उसे नहीं जान पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। देखा होगा तो अंत तक देखे होंगे, आपको कुछ भी समझ आया हो ना तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।